हिंदी में ही है ना सभी बच्चे, हिंदी मीडियम के हैं? यस मैम। लेकिन थोड़ा कंपाउंड करेगा इंग्लिश का, थोड़ा बहुत आपको बच्चे मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश में जा रही हूँ। हाथ किस लिए उठा रहे हो आप? दीक्षा, इज देयर एनी प्रॉब्लम? हैंड रेज तभी करना जब आपको कोई दिक्कत हो। ऐसे डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे तो आपका मैं आगे चैप्टर कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, ठीक है? ओके ओके मैम। मैं इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर रही हूँ, मैं हिंदी भी पढ़ाऊंगी। जब आपको थोड़ा लगे कि बहुत ज्यादा इंग्लिश हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे तुरंत बता देंगे कि मैम इस वर्ड की हमें हिंदी नहीं समझ आ रही। वैसे बाइलिंगुअल ही चलेगा, आपको समझ आ जाएगा इंग्लिश में बोलूंगी तो भी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हिंदी में ही रहेगी, ठीक है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स क्या होता है आपका? बल। क्या होता है? बल। और गति के नियम। गति के नियम। नियम। फोर्स होता है जो हम ताकत लगाते हैं। सबसे पहले हमें चैप्टर का मतलब क्लियर होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो बल होता है, जैसे कि मैं इस पेन पे बल नहीं लगाऊंगी, जब तक पेन पे बल नहीं लगाऊंगी तो वो चल नहीं सकता। ये अपनी जगह पे ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है। मैं इस पे बल नहीं लगाऊंगी तो क्या इसकी मूवमेंट होगी? नहीं हो पाएगी। अब मैं किसी भी चीज की बात करूं, इनफैक्ट छोटी से छोटी चीज है आपके घर में, आप अपनी बुक्स उठाते हैं, आप अपने गिलास उठाया आपने और पानी पिया, तो उसमें भी आपने फोर्स लगाया। बिना फोर्स के, बिना बल के कोई भी चीज अपनी जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाती। या फिर हो सकता है कोई चीज अपने आप एक स्ट्रेट लाइन में चल रही हो। कैसे चल रही हो? स्ट्रेट लाइन, सीधी गति में चल रही हो, रेखीय गति हो उसकी, तो क्या होगा? वो रील्स भी यूज करेंगी और दीक्षा भी। प्लीज बेटा म्यूट करो माइक को, कोई प्रॉब्लम हो तभी अनम्यूट करेंगे। तो गति क्या हो, बल क्या होता है? जब तक हम किसी पे बल नहीं लगाएंगे तो उसमें गति नहीं आएगी। और गति के कुछ नियम होते हैं, गति आने के कुछ नियम होते हैं, ठीक है? अब नियम बेसिकली हम यहाँ पे 3 नियम पढ़ते हैं। कितने नियम पढ़ते हैं? 3 नियम पढ़ते हैं। सबसे पहले बल की बात करें। बल, बल को अगर हम एक्सप्लेन करें, बल को हम गणितीय परिभाषा में लिखे तो कैसे लिखेंगे? F इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम का मतलब होता है मास, एम का मतलब होता है मास, ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। मास का मतलब क्या होता है आपका? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है आपका? त्वरण। ठीक है? अब द्रव्यमान, ये फोर्स का मतलब तो बल मैंने बता ही दिया है आपको। अगर मैं आपसे पूछ लूं गणितीय परिभाषा क्या होगी फोर्स की, तो गणितीय परिभाषा ये होगी कि ये गुणनफल है किसका? मास का और एक्सेलरेशन का, मतलब द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। अब एक बात आ जाती है, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है? अगर मैं आपसे पूछूं किसी चीज का मास क्या है, या फिर मैं आपसे पूछूं किसी चीज का वेट क्या है, तो क्या अंतर होता है? बेसिक डिफरेंस ये होता है, जो मास है आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब स्थिर रहता है, एक समान रहता है, एक समान रहता है। चाहे आप उसे धरती पे जाके नापे, धरती के किसी भी कोने पे जाके नापे, चाहे आप उसे चंद्रमा पे ले जाके नापे, चाहे आप उसे मार्स, जुपिटर या किसी और प्लेनेट पे ले जाके नापे, या फिर अंतरिक्ष में कहीं नापे, तो उसका द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। जबकि हम एक वेट, एक टर्म आती है वेट। वेट का मतलब होता है भार। वेट का मतलब होता है भार। भार, भार क्या होता है? हम बोले, एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने क्या लिया, एक लेते हैं हम, क्या ले सकते हैं? हम लेते हैं आटा, लेते हैं आटा लिया। मैंने आपको बोला आटे का ये क्या है? द्रव्यमान कितना है? 5 kg, 5 किलो इसका द्रव्यमान है। फिर मैं यहाँ पे आपको बोल देती हूँ कि आटे का वेट कितना है। आटे का वेट कितना है? आटे का वेट क्या है यहाँ पे?
50 kg, या फिर 50 kg मैंने एक नियर बाय वैल्यू ली है। इसमें क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसको हम अलग अलग करके देखें तो क्या ये इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा, इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा? यस आएगा मैम, आएगा। अब यहाँ पे हम 10 kg इसलिए लेते हैं कि आपको कैलकुलेशन में ज्यादा कठिनाई ना हो। एक्यूरेट वैल्यू मानी जाए तो यहाँ पे 9.8 होती है, जो कि हमारी ग्रेविटेशन की वैल्यू होती है, गुरुत्वाकर्षण की। ग्रेविटेशन, इज दिस विजिबल टू यू? नहीं दिख रहा, थोड़ा ऊपर लिखो। ये आपकी ग्रेविटेशन की वैल्यू होती है, ग्रेविटेशन। म्यूट कर दिया तो अपने आप को म्यूट कर लेंगे। ये क्या है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का मतलब क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है आपका वो, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू कितनी होती है आपकी 9.8, जो कि बराबर बराबर कितनी होगी 9.8 में अगर आप 0.2 ऐड कर दे, 0.2 ऐड कर दे तो ये 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसी 2 पॉइंट को हम थोड़ा साफ नहीं है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ता, अगर आप 2 पॉइंट छोड़ भी देंगे तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, अदरवाइज पॉइंट में कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसको हम ऐसे या ऐसे दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जब हमारी ग्रेविटेशन, जब ग्रेविटेशन समझते हैं ना, जैसे ये हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, एक बल लगता है जो कि बाहर की चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अर्थ के सेंटर में एक ऐसी पावर होती है, ऐसी क्षमता होती है जो अपनी तरफ चीजों को आकर्षित करती रहती है, खिंचाव रखती है अपनी तरफ। उसकी वजह से कोई भी चीज, हमेशा हम ऊपर कोई चीज फेंकते तो वो नीचे जमीन पे आती है, ना कि वो आसमान में जाती है। रीजन क्या है इसका, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। जब हम गुरुत्वाकर्षण को कंसिडर करते हैं, गुरुत्वाकर्षण को मिलाते हैं, तो हमारा क्या होता है, वेट होता है। और जब हम गुरुत्वाकर्षण को नहीं मिला रहे होते तो हमारा क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, चंद्रमा पे जाके आप किसी चीज का भार मापे, चंद्रमा पे जाके आप किसी चीज का भार मापे तो वो धरती के कंपेयर में 6 गुना कम होगा। कितना होगा, 6 गुना कम होगा। मतलब कि जितना धरती पे किसी चीज का भार है उसे 6 से भाग कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे इसका भार कितना आया था, 50 kg, इसको हम 6 से भाग कर दें, 50 kg को हम 6 से भाग कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, आता है 6 से भाग करना, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छीक 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48। बचपा दो, भाग करना सबको आता है? यस मैम, यस मैम, यस मैम। भाग करना ना आता हो तो मुझे बता दो। 6 का टेबल जब तक पढ़ते हैं कि इससे बड़ी संख्या ना आ जाए। 6 नीम कितना आ जाएगा, 48। 6 निम बोला बेटा, 9 9 6 9 जा 54। 54, वो 50 से ज्यादा होता है, इसलिए हम उससे एक छोटा डिजिट लेते हैं 48। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच जाएगा, 8, मतलब कि शेषफल 8 बच जाएगा। तो इसकी वैल्यू, अगर भार की वैल्यू पता करें तो कितनी आ जाएगी, 8। चंद्रमा पे आएगी 8 आएगी। जबकि हम चंद्रमा में पूछे उस किसी भी चीज का द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान धरती पे बोलोगे तो भी 5 kg ही रहेगा, चंद्रमा पे बोलोगे तो भी 5 kg ही रहेगा। जुपिटर, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, जितने भी ग्रह होते हैं आपके, उन पे बोलोगे तो 5 kg ही रहेगा। लेकिन जब हम दूसरे प्लेनेट पे चलते हैं तो हमारा वेट, जो भार है, वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशन अलग अलग होती है। क्या आपको नोट करना है ये? नो मैम, नो मैम। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ द्रव्यमान का। अब दूसरी बात आती है एक्सेलरेशन, त्वरण क्या है। जब हम गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते ही हम क्या करते हैं, गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं। क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, मतलब कि उसका त्वरण करते हैं। त्वरण का मतलब क्या है, फासिल बेटा म्यूट कर लेंगे। त्वरण का मतलब होता है कि जैसे मैं किसी स्पीड से चल रही हूँ, किसी स्पीड से चल रही हूँ, और या फिर मैं रुकी हुई हूँ, मैंने एकदम से गाड़ी को एक्सेलरेट किया, मतलब कि मोशन में, गति में आई मेरी गाड़ी। या फिर मैं चल रही थी और कम स्पीड में थी, जैसे धीरे धीरे मैं चल रही हूँ और एकदम से फिर मैं फास्ट हो जाऊं,
है ना, या फिर मैं रुकी हुई थी और एकदम से मैं चलने लग जाऊं, तो मैंने क्या किया, त्वरण किया, क्या किया, त्वरण किया, एक्सेलरेट किया। मतलब कि चेंज इन स्पीड आपकी एक्सेलरेशन कहलाती है। जो मेरी गति थी उससे जब मैंने गति में परिवर्तन किया, वही आपका क्या कहलाया, त्वरण कहलाया। और आपके 10th क्लास के प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन आया भी हुआ था इससे रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके अभी बनेंगे, तभी आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाके उनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो चीजों को एक एक वर्ड को क्लियर करके चल रहा है। जब मैं आपसे पूछूं बल कितना लगा, अब जितना किसी चीज में भार था, जितना किसी चीज में भार था और उसमें जितना त्वरण लगाया गया, जितनी स्पीड उसकी आगे चली, वो उसका क्या होगा, बल होगा। जैसे कि मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे इसका मास है कुछ, इसका क्या है, मास है। भार नहीं बोल रही मैं, शब्दों पे ध्यान देंगे, द्रव्यमान है, इसका क्या है, द्रव्यमान है। और जब मैंने इसको एक्सेलरेट आगे चलाने के लिए कुछ फोर्स लगाई, तो ये फोर्स किसके बराबर होगी, जितना इसका भार है प्लस जितना मैंने इस पे एक्सेलरेशन लगाई, जितनी आगे ये गई, जितनी इसकी स्पीड इंक्रीज हुई, उन दोनों को क्या कर देंगे, गुणनफल निकालेंगे उसका। तो क्या होगा, आपका फोर्स पता चल जाएगी। अगर मैं इससे भी कोई भारी चीज लूं, इससे भी कोई भारी चीज ली, तो इस पे मैं ऐसे ऐसे फोर्स लगाऊंगी तो कुछ नहीं होगा, मुझे फोर्स क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, आपका ज्यादा है। जब मास ज्यादा है तो एक्सेलरेट करने के लिए हमें फोर्स भी क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, ये मास जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, मार्कर कहां चला गया, समानुपाती। इसका मतलब क्या होता है, समानुपाती। जो बल है ये फोर्स के समानुपाती है। मतलब कि जितना मास ज्यादा, जितना द्रव्यमान ज्यादा होगा, उतनी ही फोर्स क्या होगी, ज्यादा हमें लगानी पड़ेगी, उतनी ही बल हमें क्या है, ज्यादा लगाना पड़ेगा, जितना मास ज्यादा होगा। या फिर किसी चीज को हमें तेज चलाने के लिए तो भी हमें क्या है, बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर मैं इस पे इतना सा बल लगाऊं, इतना सा बल लगाऊं, तो ये धीरे धीरे चलेगा। अगर मैं इस पे एकदम से ऐसे चलाऊं तो क्या है, ये जल्दी चलेगा। इसमें मैंने क्या किया, इसकी एक्सेलरेशन को बढ़ाया, इसके त्वरण को बढ़ा दिया है। या फिर मैंने भारी चीज ली, या फिर मैंने भारी चीज ली तो मैं इस पे कम ताकत लगाऊंगी तो धीरे चलेगा, और इस पे ज्यादा ताकत लगाऊंगी, ज्यादा एक्सेलरेशन लगाऊंगी, ज्यादा फोर्स लगाऊंगी, तो एक्सेलरेशन भी अपने आप में बढ़ जाएगी। तो ये समानुपाती है, ये बढ़े या फिर ये बढ़े तो बल ऑटोमेटिकली बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हुआ। अगर आपसे पूछ ले इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक क्या है, मात्रक मतलब आपकी इसकी यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट क्या है। तो फोर्स को नापने के लिए, जैसे देखो, इसको भार को नापने के लिए और क्या था, द्रव्यमान को नापने के लिए हमने यूनिट क्या लगाई थी, केजी, है ना। ऐसे ही जब बल को नापना हो तो उसके लिए यूनिट होती है आपकी न्यूटन, न्यूटन। और इसे एन से डिनोट किया जाता है। आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई, 10 न्यूटन बल लगाया, बल लगाया। आप ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि 10 केजी फोर्स लगाई, 10 केजी बल लगाया, ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन। न्यूटन को किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। इज देयर एनी डाउट, कोई डाउट है किसी बच्चे को? No, ma'am. No, हाँ ma'am. मैम। उदाहरण आपको ये, No, ma'am. No, ma'am. बाहर से डिस्टरबेंस तो ज्यादा नहीं आ रही है? No, ma'am. No, ma'am. ओके। तो इसमें क्या होता है, जो फोर्स होता है ये दो तरीके का हो सकता है। एक इक्वल, इसको बेसिकली क्या बोला जाता है, बैलेंस्ड, मतलब कि बैलेंस्ड फोर्स, मतलब कि आपका संतुलित बल। संतुलित ऐसे लिखा जाएगा ना, इनकी मात्रा, हाँ ऐसे ही लिखी जाएगी, संतुलित बल। दूसरा आपका क्या होता है, अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड मतलब असंतुलित। अनइक्वल होगा एक तरीके से फोर्स, मतलब कि संतुलित बल। हाँ। अब इनमें क्या अंतर है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है,
जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, संतुलित क्या होता है, जिसमें संतुलन बना रहे। अगर मेरे दोनों हाथ एक बराबर लेवल पे है तो ये संतुलन में है, अगर एक ऊपर एक नीचे है तो ये संतुलन में नहीं है। जैसे कि एक तराजू की बात करें, जैसे कि एक तराजू की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये मेरे पास एक रिंग है, की है, और एक मेरे पास रिंग है, एक मेरे पास रिंग है। जैसे मैं ये की यहाँ पे लटकाऊं, ये की यहाँ पे लटका देती हूँ, ये लटक नहीं रही है, और इस तरफ मैं एक रिंग लगा देती हूँ ऐसे, तो मुझे ये बताओ इस चीज का झुकाव किस तरफ ज्यादा होगा, जो ये रिंग है इसकी तरफ ज्यादा होगा, मैम चाबी की तरफ। मैम चाबी की तरफ। आपको ये ऐसे जाएगी। यस अगर मैम। मैं यस। समझने की कोशिश करूं, ऐसे बीच से पकड़ने की कोशिश करूं तो ये इस तरफ झुकाव जाएगा, ना कि इस तरफ, है ना। और अगर ये दोनों बीच में ही रहते हैं, ना ये इस तरफ झुक पाता और ना ये इस तरफ झुक पाता है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका संतुलित बल कहलाएगा। और अगर ये एक तरफ झुक जाता है और दूसरी तरफ नहीं झुकता, एक तरफ झुक जाता है और दूसरी तरफ ऊपर की तरफ चला जाता है, तो क्या कहलाएगा आपका असंतुलित बल। संतुलित बल। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। तो बेटा और दूसरे बच्चे म्यूट कर दें, शायद उनको इस वजह से डिस्टरबेंस हो रही होगी। मैं कह रही हूं, एक हमारे पास तराजू है, तराजू में एक तरफ हमने कोई वेट रखा, जैसे कि 5 किलो के बट्टे रख दिए जो उसे नापते हैं ना हम, और इधर हम उसमें सामान तोल रहे हैं, चावल तोल रहे हैं, चावल हमने कम डाले तो ऐसे रहेगा, मतलब कि क्योंकि ये 5 किलो है और ये 5 किलो से कम चावल है, तो ये इस तरीके से रहेगा, ये ऊपर की तरफ उठा रहेगा, क्योंकि जो भार है, भार ज्यादा होने की वजह से वो नीचे की तरफ, उस पर ग्रेविटेशन भी तो साथ में लग रही है, नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे चावल का भार कम है तो ये ऊपर की तरफ उठे जा रहा है। जब हमने चावल का अमाउंट बढ़ाना शुरू किया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बराबर आ जाएंगे। जब जितना भार 5 केजी का हमने यहाँ पे वेट रखा था और 5 केजी चावल का वेट हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। जो ये कंडीशन है बराबर आने की, इसे क्या बोलते हैं, संतुलित बल, है ना। जैसे हमने वेट नापा तो उसको, उसमें जो बल लग रहा है, इस पे तराजू में जो बल लग रहा था वो संतुलित है। इधर भी 5 केजी है, 5 न्यूटन है बल, और इधर भी 5 न्यूटन ही है। लेकिन पहले क्या था हमारा, इधर 3 न्यूटन था, इधर 5 न्यूटन था। फिर धीरे धीरे हमने क्या किया, चावल को और ज्यादा डालना शुरू किया, चावल को और ज्यादा डालना शुरू किया, तो तराजू इस तरफ झुकने लग जाएगा। इस तरफ झुकने का क्या मतलब है, इधर भार हमारा ज्यादा हो गया है। जैसे कि हम यहाँ पे बनाएंगे, संतुलित बनाने के लिए हमारा यहाँ पे भी वेट 5 केजी और यहाँ पे भी वेट 5 केजी, ये संतुलित है ना। और असंतुलित कैसे हो सकता है, यहाँ पे मान लो 3 केजी और यहाँ पे 5 केजी, है ना। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इस साइड 5 केजी आ जाए आपका और इस साइड क्या आ जाए, 3 केजी आ जाए। ये तो हम भार की बात कर रहे हैं, है ना। ये मैंने आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बताया संतुलित और असंतुलित का। लेकिन जब हम बल की बात करें, बल की बात में हम क्या कर सकते हैं, देखो रस्सा कस्सी सुना है आपने, टग ऑफ वॉर जो होता है, दोनों तरफ से 2 टीमें होती है, एक रस्सा पकड़ते हैं और एक टीम इसे इधर से खींच रही होती है और दूसरी टीम इधर से खींच रही होती है ना। तो क्या होता है, एक स्टेज ऐसी आती है कि दोनों बराबर फोर्स से खींच रहे होते हैं उसे, जैसे कि मैं भी इधर से उतनी ही फोर्स से खींच रही हूँ और ये भी इधर से इतनी ही फोर्स से खींच रहे हैं, तो क्या ये इधर उधर जा रहा है, नो मैम। मतलब ये क्या है, संतुलित बल है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि मैं इधर ज्यादा खींच रही हूँ, तो क्या होगा, ये असंतुलित बल हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ बल क्या है, ज्यादा लग रहा है। अगर एक टाइम ऐसा आता है कि इधर फोर्स ज्यादा लगी, इधर ताकत ज्यादा लगी है, बल ज्यादा लग रहा है, तो भी ये असंतुलित बल ही कहलाएगा। क्लियर है आपको? यस मैम। यस मैम। फोर्स शून्य है, 0 है, मतलब कि आपकी प्रमाणिक क्या होता,
परिणामी बल, हाँ क्या होता है परिणामी बल, परिणामी बल क्या होगा आपका, शून्य होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो, रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो। विजिबल है आपको, मतलब परिमाणी परिणामी सॉरी परिमाणी नहीं परिणामी, परिणामी बल शून्य से अधिक होगा, शून्य से क्या होगा, अधिक अधिक होगा, अधिक होगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं 3 लॉज ऑफ मोशन पे। डस्टर कहां चला गया, शुड आई रब दिस, मिटा दूं? यस मैम। और यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल लेंगे आप, रस्सा कस्सी, रस्सा कस्सी खेल। ये तो मैंने आपको सिंपल संतुलित और असंतुलित के बारे में बताया, ये जो डायग्राम है ना संतुलित और असंतुलित के बारे में बताए गए हैं। अगर आपसे संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में पूछे तो रस्सा कस्सी का एग्जाम्पल देंगे। जब आपकी दोनों तरफ से बराबर डिस्टेंस पे रस्सी है तो वो आपकी क्या होगी, संतुलित बल होगा। जब एक तरफ रस्सी ज्यादा जा रही है और एक तरफ रस्सी कम रह रही है तो वो असंतुलित बल होगा। अब गति के 3 नियम होते हैं, लॉज ऑफ मोशन 3 होते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ या फिर नियम। ऐसे ही सेकंड लॉ होता है और फिर आपका थर्ड लॉ होता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ में क्या बोला जाता है, इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया और मास आता है। क्या आता है आपका, इनर्शिया और मास। और आपका दूसरा आता है मास। मास को आपको पता है क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। और इधर बात करें तो इनर्शिया को बोला जाता है जड़त्व। जड़त्व जड़, जड़ क्या करती है, जो पौधों की जड़ होती है वो क्या करती है, जमीन में गड़ी रहती है ना, जमीन में गड़ी रहती है वो, मतलब चीजों को इधर से उधर, पेड़ जो पौधे हैं उनको इधर से उधर नहीं जाने देते। पेड़ है वो ऊपर से ऐसे ऐसे कर सकता है, वो ऐसे करके ऐसे नहीं जा सकता। कभी देखा है कि आपने अपने घर के बाहर पौधा लगाया हो, पता चला वो सुबह में पड़ोसी के घर पे चला गया हो, हुआ है कभी किसी के साथ ऐसा? नहीं होता, क्योंकि वो जड़ है उसके पास। और जड़ क्या करती है, एक चीज को वहीं पे स्थिर रखने का काम करती है। तो ऐसा ही नियम है। और या फिर कभी आपके साथ ऐसा हो गया हो, जैसे कि ये मेरी वॉच है, मैं अपने बिस्तर के पास रख के सोई हूँ और रात में पता चला कि ये तो पड़ोसी के पास चली गई, उसे पसंद आ गई थी, या फिर वॉच का मन कर, वॉच को पड़ोसी पसंद आ गया था, वो उसके पास चली गई। कभी ऐसा होता है? नहीं होता। ही जड़त्व का नियम ही काम करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया काम करता है, क्योंकि वो जो भी चीज होती है वो अपने आप को स्थिर रखने की कोशिश करती है। जैसे कि मैं आपको बोले जा रही हूँ, बेटा क्लास है, आप ऐप डाउनलोड कर लो, जल्दी से हम क्लास लेंगे, लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि आप भी जड़त्व के नियम से ही ग्रस्त हैं। आप क्या चाहते हैं कि आराम से घर पे आराम से रहे, क्या जरूरत है पढ़ने की, है ना? तो फिर मैं क्या करती हूँ, आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगाती हूँ, बाहर से क्या लगाती हूँ, ताकत लगाती हूँ। बेटा पढ़ना जरूरी है, चुपचाप क्लास में आ जाना, वरना मैं आपकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी। हो सकता है ना ऐसा? तो मैं क्या कर रही हूँ, बाहर से फोर्स लगा रही हूँ। ऐसा ही क्या होता है, कोई सामान है, जैसे कि हम वॉच की बात कर रहे थे, वॉच अपने आप से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी, ठीक है, वो क्या है, एक जगह पे रहेगी। जब हम उस पर ताकत लगाएंगे तो वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जा सकती है। हम ये डिपेंड करता है हम उस पर ताकत कितनी लगा रहे हैं, जितनी ताकत लगा रहे हैं वो उतनी ही दूरी
तय करेगी। और एक चीज और होती है कि जो क्या होता है, जैसे कि मान लो यहां से मैंने चलना शुरू किया, चल रही हूँ चल रही हूँ चल रही हूँ, चलते जा रही हूँ, ठीक है, क्या कर रही हूँ, यहां से चलना शुरू किया, चलते 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 चली जा रही हूँ। तो कोई भी चीज रुकना भी पसंद नहीं करती। जैसे कि आपकी क्लास में कोई फर्स्ट आता होगा, कोई सेकंड आता होगा, कोई थर्ड आता होगा, तो वो लोग हमेशा ही ये कोशिश करते हैं कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते ही रहे, हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हमेशा जो जैसे जो थर्ड आया वो बच्चा क्या सोचता है कि मैं फर्स्ट आऊंगा इस बार, जो सेकंड आया वो भी क्या सोचता है कि मैं फर्स्ट आऊंगा, और फर्स्ट आने वाले क्या सोचता है जितने मेरे मार्क्स थे कम से कम उतने तो रखने ही है और उससे ज्यादा भले ही हो जाए, है ना। मतलब अपनी पोस्ट मुझे मेंटेन रखनी है कि मेरे को फर्स्ट आया हूं तो फर्स्ट आते ही रहना है। ये भी एक जड़ता का नियम है, मतलब वो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। ऐसे ही अब हम इसको अपनी विज्ञान में लेके आते हैं। जैसे कोई चीज चल रही है, जैसे कोई गाड़ी चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, वो क्या चाहती है कि वो चलती ही रहे। एक कोई इंसान चल रहा है वो क्या चाहता है, चलता ही रहे। अगर वो रुका हुआ तो वो क्या चाहता है कि उसे कोई मतलब चलने के लिए ना बोले, वो आराम से खड़ा ही रहे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम कार्य करता है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम ऐसा तो होता नहीं है, कोई गाड़ी चलती है तो वो चलती रहती है। हाँ, नहीं होता है। देखो, ये एक गाड़ी बनाते हैं, यहाँ पे क्या बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, और यहाँ पे एक मैंने स्टूडेंट बिठा दिया। कौन बिठा दिया, कशिश को बिठा दिया मैंने इस पे, ठीक है। ये आगे चल रही है, आगे चल रही है, आगे चल रही है, आगे चल रही है। ये चलती ही जाएगी जब तक इस पे क्या है, ब्रेक ना लगाए जाए। इसको एक्सेलरेशन देते रहते हैं हम। लेकिन यहाँ पे एक चीज और काम करती है, बैक की तरफ एक बल काम करता है, जो इसके टायर जो जमीन के टच में है, इसके टायर जो जमीन के टच में है, ये इसे पीछे की तरफ भी धकेलते हैं। क्या करते हैं, पीछे की तरफ भी धकेलते हैं। तो इस पीछे की तरफ धकेलने की वजह से कोई भी चीज रुक जाती है। जैसे कि मान लो एक गेंद है, गेंद को मैंने ऐसे ऐसे फेंका तो वो चलती ही जाती है, लेकिन कुछ देरी के बाद क्या है, वो रुक जाती है, एक जगह पे क्या है, रुक जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तक इसके पास बल था वो आगे की तरफ चल रही थी, लेकिन यहाँ पे एक बल और काम कर रहा था जो इसे पीछे की तरफ, जमीन से पीछे की तरफ खींच रहा था, क्योंकि ये जमीन के साथ टच में था। तो इसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट रुक जाता। अगर ये फोर्स काम ना करती हो, ये फोर्स काम ना करती हो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा ही चलता जाएगा अगर वो चल रहा है तो। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, और रुके हुए पे हम जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो भी वो क्या रहेगा, रुका का रुका ही रहेगा। यही आपका क्या है, जड़त्व का नियम है। इसको हम क्या बोलते हैं, टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज। हिंदी में इस बात को हम बोलेंगे अवस्था परिवर्तन के, अवस्था परिवर्तन के प्रतिरोध का गुण, प्रतिरोध का गुण, राइट। क्या है, टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज, कि अवस्था जिसकी जैसी है, मतलब चलने वाली अवस्था है तो वो चलने वाली अवस्था में ही रहना चाहता। अगर रुकी हुई अवस्था है तो वो क्या है, रुकी हुई अवस्था में ही रहना चाहता है। तो ये क्या आपका लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। और द्रव्यमान की क्या बात है, जड़त्व का माप, इसको क्या बोलेंगे, जड़त्व का माप, जड़त्व का माप, मतलब कि मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, कि मतलब कि किसी भी चीज को चलाने के लिए या फिर चलती हुई चीज को रोकने के लिए हमने कितनी ताकत उस पर लगाई, उसको नापने का जड़त्व का मापन कहलाता है, उसका मास कहलाता है। मास क्या होता है, मतलब मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हमेशा क्या रहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, वस्तु का क्या है, द्रव्यमान हमेशा हर जगह सेम रहता है, वो कितना है उसको मापने के लिए मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया की बात यहाँ पे कही गई है। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ क्या है आपका, न्यूटन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है।
रब करूं या किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. नो मैम। सबको क्लियर है? No, ma'am जी। क्लियर नहीं? तो आपने कैमरे क्यों ऑफ कर लिया? कैमरे तो ऑन रखो, माइक ही ऑफ करने के लिए बोला है मैंने। कैमरे ऑन करो, कैमरे ऑन रखो, बस माइक को ऑफ करेंगे। निशा, निशा, फोन में क्लास ऑन करके भाग गए हो क्या? दीक्षा, कैमरा ऑन करो बेटा, कैमरा ऑन करो। निशा का रोल नंबर क्या बता रहे, एक बार किसी को पता है? रोल No, नंबर ma'am। मैम मैम 30 मैम पूछ के बताती हूँ। निशा का रोल नंबर मंडे को जो क्लास में आएंगे मुझे याद दिला देंगे, निशा से बात करनी है मुझे। Yes, ma'am। अगला क्या है? सेकंड लॉ आता है, सेकंड नियम आता है न्यूटन का। और इसे न्यूटन का नियम ही क्यों कहा जाता है, बता सकते हैं? क्योंकि न्यूटन ने इसके बारे में क्या की थी, बातें बताई थी, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें किन्होंने बताई थी, न्यूटन जी ने बताई थी, इसलिए इन्हें न्यूटन का ही नियम कहा जाता है। और जो फर्स्ट 31, ठीक है, वो गैलीलियो का नियम भी बोला जाता है, इसे गैलीलियो का नियम भी बोला जाता है फर्स्ट लॉ को। क्योंकि जो गैलीलियो साइंटिस्ट थे हमारे, गैलीली जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने फर्स्ट टाइम इस इनर्शिया के बारे में बात की थी, जड़ता के नियम के बारे में बात की थी, और उन्हीं को ऑनर देने के लिए, उन्हीं को सम्मान देने के लिए इसे क्या बोला गया, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़ता का नियम बोला गया, या फिर गैलीलियो लॉ बोला गया, गैलीलियो का नियम बोला गया। ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि कोई भी चीज अपने आप को जैसा है वैसा ही रखने की कोशिश करती है। जैसे कि अभी मैंने क्या बताया, निशा थी या दीक्षा थी, निशा थी, निशा को मैं बार बार बोल रही हूँ कि कैमरा ऑन करो, माइक ऑन करो, वो सुन नहीं रही है, क्योंकि वो जैसी है वैसा ही रहना चाहती है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा उसे चेंज करने के लिए, उससे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना, तभी उसकी स्थिति में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। और टीचर फोर्स कैसे लगाता है, बच्चों को डांट के, क्लास को समझा के, ऐसे तो फोर्स लगाता है ना। परिवर्तन करता है, अदरवाइज वो भी अपने जड़ता के नियम पे ही लगा रहता है। ठीक है, अब सेकंड की बात करें, गैलीलियो की स्पेलिंग तो पता ही होगा आपको, यहां पे लिख देती हूँ, गैलीलियो, गैलीलियो लॉ भी से क्या है बोला जाता है, और मतलब या, और मतलब या, गैलीलियो का नियम भी से क्या है बोला जाता है। क्योंकि जो होता है ना, पहली बार इन्होंने गैलीलियो ने ही किया, तो गैलीलियो की ही जो दी हुई स्टडी थी उसी को पढ़ के क्या था, न्यूटन ने इसे आगे क्या करा था, बढ़ाया था, उसके बारे में आगे डिटेल बताई थी। ठीक है, फिर हम चलते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ के जिंदगी में, जो दिन की दिनचर्या होती है उसमें भी बहुत सारे रोल होते हैं। कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं ऐसा जिसमें आपको लगता है कि फर्स्ट लॉ काम करता है? एक तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, है ना, दूसरा कोई एग्जाम्पल जो विज्ञान से संबंधित हो, जो आपकी फिजिक्स को क्या बोलते हैं आप, भौतिक विज्ञान से संबंधित हो। किसी के दिमाग में नहीं आ रहा? देखो, पार्टिसिपेट करोगे तो तभी तो पढ़ाने का मजा है ना, मुझे भी पता चले कि बच्चे मेरे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन्हें कितना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोलो गलत या सही, दो में से एक ही होगा, है कि नहीं?
आपने बस में ट्रेवल किया कभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो उसमें क्या होता है, जैसे ही बस में आप चढ़े या फिर गाड़ी, आपकी जो घर की गाड़ी हो, घर की गाड़ी में इतना मालूम नहीं पड़ता क्योंकि हम आराम से इजिली लेके जाते हैं, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसमें ज्यादा हमें फील होती है ये चीजें। जैसे ही हम बस में चढ़े और उसने बस ने चलना शुरू किया और आपको सीट नहीं मिली थी, तो आप क्या करते? क्या होता आपकी बॉडी के साथ? मैम अगर ब्रेक लगता है तो हम पीछे की ओर जाते हैं। ब्रेक लगता है तो पीछे की ओर जाते हैं, यस मैम। और जब गाड़ी शुरू होती है तो? मैम धक्का लगता है तब। लग रहा है, देखो जब अगर जैसे कि आपने कई बार, जैसे आप उतरने वाले हैं, ठीक है, आपका स्टैंड आ गया है, ठीक है, आप उतरने वाले हैं, ड्राइवर के एकदम पास में है, ड्राइवर आपको क्या बोलता है? पीछे हो जाओ। क्या बोलता है? पीछे पीछे हो हो जाओ। जाओ। और फिर रुकने पे बस हम पीछे की तरफ जा रहे होते तो ड्राइवर हमें क्यों बोलता है कि पीछे हो जाओ? ब्रेक लगने पे हम ऑटोमेटिकली नहीं पीछे चले जाते, यस मैम। क्योंकि वो हमें इसलिए बोलता है कि जैसे ही ब्रेक लगेंगे हमारा आगे की तरफ धक्का लगेगा, हम आगे की तरफ चले जाएंगे और हो सकता है कि जो दरवाजा खुला हो उससे ही नीचे गिर जाए या फिर एकदम शीशे में जाके हम टकरा जाए, इसलिए ड्राइवर क्या बोलता है कि पीछे हो जाओ। तो इस बात का क्या मतलब हुआ, जब ब्रेक अप्लाई होते हैं गाड़ी में तो हमारी बॉडी आगे की तरफ मूवमेंट करती है, क्योंकि हमारी बॉडी स्थिर होती है उस वक्त, और गाड़ी क्या है, मोशन में होती है, और हमारी बॉडी हमेशा स्थिर रहना चाहती है। लेकिन बस क्या है, वो रुक जाती है, उसने अपनी अवस्था में परिवर्तन कर लिया। उस बस ने क्या है, अपनी अवस्था में परिवर्तन कर लिया, इसलिए हमारी बॉडी उस चीज को रजिस्ट करती है, हमारी बॉडी जैसी होती है वैसी ही रहना चाहती है। ऐसे ही जब बस है क्या शुरू होती है, चलना शुरू होती है, तो हमारी बॉडी को किस तरफ धक्का लगता है? मैम पीछे की तरफ। पीछे की तरफ। इसीलिए जैसे ही बस आगे की तरफ चलेगी और हम ऐसे होएंगे, बस आगे की तरफ चलेगी और हम ऐसे होएंगे, है ना? और जब बस रुकेगी और तो हम ऐसे आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज। यस मैम, जब मैम अचानक से ब्रेक लगता है ना तो आगे हो जाते हैं। हाँ, और जैसे कि आप कौन सी 9th क्लास में है? कभी तो 3 पे बैठे होंगे आप, ऑडिटोरियम वगैरह में जब असेंबली कहीं हुई होगी तो इकट्ठा आपको कोई फंक्शन हुआ होगा तो दही में बिठा दिया गया होगा, यस मैम। है ना? तो इससे नॉर्मली क्या किया जाता है, झाड़ा जाता है, साफ करने के लिए क्या करते हैं, झाड़ते हैं, और झाड़ने के लिए आप क्या करते हैं, उसके कॉर्नर पकड़ते हैं दोनों तरफ से और उसे ऐसे झटकते हैं, है ना? राइट और रॉन्ग? सही बोल रही यस हूँ? मैम। यस मैम। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा आप इसलिए करते हैं कि जो हमारी दही है वो मोशन में आ जाए। दही क्या है, एकदम से मोशन में आ जाए, और उसमें जो डस्ट के पार्टिकल हैं, वो जो आराम से बैठे थे उनको तो क्या था, मजे से जगह मिली हुई थी, अपनी जगह में मजे से बैठे थे, आराम कर रहे थे, आराम फरमा रहे थे आप लोगों की तरह। जैसे कि आपने कोरोना के ड्यूरेशन में मजे से आराम से पूरी मतलब 1-1.5 साल निकाल दिया, है ना? वो भी ऐसे आराम से बैठे थे, लेकिन एकदम से क्या हुआ, झटका लगा कि भाई स्कूल खुल गए। उनको भी ऐसा ही झटका लगता है जब हम ऐसे करते हैं। तो वो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, आराम से रहने रहने की आदत हो गई थी उनको, और वो आराम से ही रहना चाहते हैं। जबकि वो दरी ने क्या किया, मोशन किया, इस वजह से वो डस्ट पार्टिकल दरी से निकल के बाहर की तरफ हमें दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब आप कपड़े धोते हैं, क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं, कपड़े सुखाने से पहले उन्हें झटकते हैं। क्या करते हैं? यस मैम, झटकते हैं। कि उसके अंदर जो पानी प्रेजेंट है, पानी वो उपस्थित निकल है, जाए, वो निकल जाए और हमारा कपड़ा क्या है, जल्दी से सूख जाए। अच्छा, एक चीज और की होगी आपने, जैसे कैरम बोर्ड किसने खेला है? मैम हमने। सबने खेला है। तो कैरम बोर्ड में क्या होता है, जैसे ये है और इस पे हम ये गोटियां रख देते हैं। क्या बोलते हैं हमने, गोटियां होती है, और जैसे ही हम टारगेट करते हैं यहाँ से, क्योंकि जो उससे टारगेट करते हैं, एक और गोटी होती है बड़े वाला, उससे हम टारगेट करते हैं, तो नीचे वाले पे टारगेट करते हो या ऊपर वाले पे टारगेट करते हो?
हम नीचे वाले पे, हम नीचे वाले में करते हो तो क्या होता है कि ये एकदम से ऐसे गिर जाती है, यस मैम, सारी गिर जाती है। या फिर ऐसा होता है कि ये जो ऊपर वाली है ये ऐसी की ऐसी रह जाए और नीचे वाली इधर चली जाए। ऊपर वाली है नो वो कैसी हो जाए, जैसे यहाँ से निकल के यहाँ पे छोड़ दी नीचे वाली, क्या होता है कि जो नीचे वाली गोटी थी हमारी ये बाहर निकल गई और ऊपर वाली ऐसी की ऐसी टिक जाती। कभी कभार ऐसा भी हुआ होगा। यस मैम, कभी कभी, यस मैम, कभी कभी हो जाता है, तो अब हमेशा हो जाएगा क्योंकि पर मैम बहुत कम होता है वैसे। हाँ बहुत कम होता है क्योंकि आपने अभी तक फिजिक्स नहीं पढ़ी थी ना, अब मैंने आपको फिजिक्स पढ़ा दी है। अब हमेशा हुआ करेगा ऐसा, मैं बताती हूँ क्यों। जैसे ही हमने टारगेट किया और नीचे वाली पे टारगेट किया और हमने इतनी फोर्स से टारगेट किया कि वो नीचे वाली एकदम उस फोर्स के साथ निकल के चली गई, जबकि ऊपर वाली क्या थी, रेस्ट में थी। ऊपर वाली रेस्ट में थी और रेस्ट में ही रहना चाहेगी क्योंकि फोर्स उन पे लगा है ना, तो वो फटक से निकल के चली, मतलब कि हमें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती है ताकि ऊपर वाली ऐसी की ऐसी रहे और नीचे वाली हमारी गोटी निकल जाए, है ना। अगर आप फोर्स कम लगाते थे, अगर आप फोर्स कम लगाते, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपके सामने किया था, जैसे ये रखा था और मैंने इस पे फोर्स लगाया, हल्का सा फोर्स लगाया तो ये को भी हिलाता है और ये गिर जाती है। जबकि मैंने ज्यादा फोर्स लगाऊंगी तो एकदम से नीचे वाली निकल जाएगी और ऊपर वाली ऐसी की ऐसी टिकी रह जाएगी। हाँ, तो ये भी आपका क्या है, दैनिक जीवन के कुछ एग्जाम्पल होते हैं जिसमें जड़ता के नियम, जड़त्व के नियम में। मैम जी हाँ। 10 बजे, मैम जी 11 बजे भी क्लास होगी। 11 बजे क्लास होगी बेटा, अभी 7 मिनट तक क्या हम थोड़ी देर और पढ़ लें या फिर जाना आप लोगों को? नो मैम, वो नहीं मैम, बस 10 बजे से क्लास, मैं आपको बता रही हूँ कि मैम आप जल्दी जल्दी करवा दो। 11 बजे होगी क्लास कि मैम आप कितना कर सके, थोड़ा सा 11 बजे होगी क्लास। मैम अभी टाइम है, कितना टाइम है शिवानी? 8 मैम मिनट। 11:30 बजे की क्लास है, 11:30 बजे की क्लास है। हाँ 11:30 बजे की है, हाँ हाँ। कोई बात नहीं, आप हम यहीं पे रोक देते हैं, अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको अच्छे से पढ़ के आएंगे, इसमें जहां भी किसी बच्चे को डाउट होगा कल आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे पहले ही, और मैं आते ही पहले आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके मैम। निशा का रोल नंबर 31 था। मैम 37 नो 31। मैम जी कल भी 10 बजे लोगे क्लास? कल मैं आपको टाइम बता दूंगी और आपकी ऐप में भी अभी आपके पास नोटिफिकेशन आई होगी, 1 मिनट।